तारीख थी 21 मार्च 2024, देर रात का वक्त, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी के 12 अधिकारी पहुंचते हैं। पहले तलाशी होती है, फिर घंटों तक पूछताछ चलती है, और फिर उसी रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ ऐसा होता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बस यहीं से एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल की जमीन तैयार हो जाती है। अब देखिए, इस पूरे मामले को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इसके एक बुनियादी विरोधाभास को पकड़ना होगा। एक तरफ इसे देश का बहुत बड़ा करप्शन केस बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी थी कि ये शायद इतिहास का पहला ऐसा घोटाला था जहां सरकारी खजाना खाली नहीं हुआ, बल्कि भर गया था। और फिर लगभग 2 साल बाद जब अदालत का फैसला सामने आया, तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि ये केस बेबुनियाद था, मतलब इसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, और इसे पेंसिल से लिखे कुछ कागजों जैसे बेहद कमजोर सबूतों पर खड़ा किया गया था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये घोटाला नहीं था, तो आखिर था क्या? स्रोत की माने तो इस पूरी कहानी की असली शुरुआत किसी घोटाले से हुई ही नहीं, बल्कि इसकी जड़ें राजनीति के मैदान में थी, जहां कुछ घटनाओं को सत्ता के गलियारों में खतरों की घंटियों की तरह देखा गया। तो ये घंटियां कब कब बजी? देखिए, सबसे पहले फरवरी 2020 में दिल्ली में एक तरफा जीत, फिर मार्च 2022 में पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत, जिसके बाद आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सत्ता में आ गई, और फिर अप्रैल 2022 में गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। स्रोत के मुताबिक ये वो 3 खतरों की घंटियां थीं जिनके बाद एक जबरदस्त राजनीतिक एक्शन शुरू हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे विवाद के बिल्कुल सेंटर में थी, दिल्ली की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी, यानी शराब नीति। चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर थी क्या और इसमें ऐसा क्या था। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इस पॉलिसी का मकसद था शराब की बिक्री को सरकारी कंट्रोल से निकालकर प्राइवेट हाथों में दे देना। और स्रोत का यह भी आरोप है कि इसकी जांच जिन अधिकारियों ने शुरू की वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त थे। इससे उनके मुताबिक हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। जिस पॉलिसी पर आरोप लगा कि उसने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया, उसी पॉलिसी ने असल में सरकार को अपने टारगेट से 27% ज्यादा कमा कर दिया, वो भी तब जब उसे बीच में ही रद्द कर दिया गया था। मतलब ये कैसा घोटाला था जिसमें सरकार को फायदा हो रहा था? तो सवाल एकदम सीधा है, अगर सरकार की कमाई घटने के बजाय बढ़ रही थी, तो फिर जांच एजेंसियों ने कोर्ट में ऐसा क्या सबूत पेश किया जिसके दम पर इतना बड़ा मामला बनाया गया? तो देखिए, स्रोत के अनुसार प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष का पूरा केस सिर्फ 2 पिलर्स पर, 2 खंभों पर टिका हुआ था। एक अप्रूवर्स की गवाहियां और दूसरा कुछ दस्तावेज। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये अप्रूवर होता कौन है। अप्रूवर मतलब सरकारी गवाह। ये वो आरोपी होता है जो सजा से बचने या माफी पाने के लिए सरकारी पक्ष की तरफ से गवाही देने को तैयार हो जाता है, और स्रोत के दावों के केंद्र में यही अप्रूवर हैं। अच्छा, अब इस केस के एक मुख्य अप्रूवर शरद चंद्र रेड्डी की टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। स्रोत के मुताबिक होता क्या है, पहले उनकी गिरफ्तारी होती है, ठीक है, फिर वो चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा देते हैं, और उसके फौरन बाद वो इस केस में सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन जाते हैं। और कहानी यहीं नहीं रुकती, इसके बाद वो और भी ज्यादा चंदा देते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? स्रोत ये कहता है कि इस केस के मुख्य गवाह से पैसे का जो अकेला और साफ रास्ता मिला, वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी की तरफ जाता था। और उस करोड़ों के मनी ट्रेल का फिजिकल सबूत? स्रोत के मुताबिक वो थे पेंसिल से लिखे हुए कुछ ढीले ढाले कागज के टुकड़े, जिन्हें अदालत ने कोई तवज्जो नहीं दी और सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, केस के जो दूसरे बड़े बड़े आरोप थे वो भी अदालत में एक एक करके गिर गए। जैसे ये आरोप कि एक जरूरी कैबिनेट नोट छिपाया गया था, या फिर ये कि केजरीवाल इस पूरे मामले के किंग पिन थे, जबकि उनका नाम पहली 3 चार्जशीट में था ही नहीं। और ये सारी कड़ियां हमें इस कहानी के क्लाइमैक्स पर लेकर आती हैं। 27 फरवरी 2026, जब इस केस पर अदालत का अंतिम और एक ऐतिहासिक फैसला आया। स्रोत में बताए गए फैसले से एक सीधा कोट। अदालत ने कहा, सीबीआई द्वारा पेश किया गया मामला न्यायिक जांच में पूरी तरह टिकने में नाकाम रहा है। मतलब केस जुडिशियल स्क्रूटनी में फेल हो गया। असल में कोर्ट ने मामले को सबसे बेसिक लेवल पर ही खारिज कर दिया।
कोर्ट ने पाया कि यहां तो प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में कोई केस ही नहीं बनता, गंभीर संदेह की तो बात ही बहुत दूर की है। और फिर आया अदालत का सबसे तीखा ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने कहा यह कोई जांच नहीं थी, ये एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज थी। मतलब ये सच्चाई की खोज नहीं, बल्कि एक पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट पर किया गया काम था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। स्रोत के मुताबिक अदालत ने इस केस को बनाने वाले सीबीआई के प्रमुख जांच अधिकारी के खिलाफ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। तो आखिर में हुआ क्या? जो कहानी जनता के सामने देश के सबसे बड़े घोटाले के तौर पर शुरू हुई थी, देश की अदालत ने उसे देश की सबसे बड़ी साजिश करार दिया। नैरेटिव पूरी तरह से पलट गया। और हम इस विश्लेषण को एक बड़े और अहम सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं, जो स्रोत का पूरा तर्क अपने आप में समेट लेता है। क्या होता है जब किसी मामले की जांच ही अपने आप में कहानी बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर सोचने को मजबूर करता है।